मानता हूँ कि दुनिया में कभी कभी ऐसे व्यक्तित्व अवतरित होते हैं जिनके माध्यम से राष्ट्र अपना गीत गाता है। श्री लाल शुक्ल के विराट और अमर व्यक्तित्व के माध्यम से मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया, ग्रामीण भारत में अपनी भावनाओं को स्वर देने का काम किया था। श्री लाल शुक्ल मैं समझता हूँ साहित्य की आत्मा थे। उपन्यास और व्यंग की अगर मैं बात करूं तो उसकी ज्वाला थे। भारत के स्वाभिमान में भी मुझे श्री लाल शुक्ल दिखाई पड़ते हैं। भारत के पौरुष में भी श्री लाल शुक्ल आपको दिखाई पड़ेंगे और मुझे लगता है कि भारत की रोशनी में भी श्री लाल शुक्ल हैं और भारत की दिग्दर्शनी में भी श्री लाल शुक्ल हैं। मैं साहित्यकार नहीं हूँ, थोड़ा घबराता हूँ साहित्य के जानकार लोगों से। एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं अपनी टूटी फूटी भाषा में जो राग दरबारी की और श्री लाल शुक्ल जी की बाकी पुस्तकों की समझ मेरी है, मैं उसको प्रस्तुत करूँगा। मैं मानता हूँ कि जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता है। कुछ होने और नहीं होने में अस्तित्व का निश्चित रूप से कोई न कोई प्रयोजन होता है। अब आप देखिए, श्री लाल शुक्ल जी ने 1949 में सरकारी सेवा प्रारंभ की थी। तब मुझे लगता है कि इसके पीछे भी अस्तित्व का कोई न कोई प्रयोजन रहा होगा। अब 1949 में भारत की स्थिति क्या थी? देश को आज़ाद हुए 2 वर्ष हुआ था। भारत निर्माण की नीतियों को तैयार करने में लगा था और कुछ ही दिनों में एक गणराज्य के रूप में 1950 में हमें स्थापित होना था। उसी समय भारतवर्ष में सुनियोजित सामाजिक आर्थिक विकास और आम नागरिक के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीवन स्तर को सुधारने और बढ़ाने के लिए योजना आयोग की स्थापना भी मूर्त रूप ले रही थी। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भारत स्वतंत्र होकर जब विकास का पहला कदम बढ़ा रहा था, तब श्री लाल शुक्ल जो साहित्यकार नहीं थे, एक सरकारी सेवक थे, फ्रंट रो सीट पर बैठ करके रिंग साइड व्यू ले रहे थे और वो भारत के निर्माण की टीम के एक अहम सदस्य के रूप में भी अपना योगदान देने का काम कर रहे थे। कई दशक तक उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया और भारत में बदलाव के सिर्फ साक्षी नहीं रहे, बल्कि एक चेंज ऑफ एजेंट, बदलाव के एक एजेंट के रूप में उन्होंने खुद काम किया। कई बार उनकी चर्चा कालजयी रचनाओं में महत्वपूर्ण पहलू को अनदेखा कर देती है। उनका सृजन केवल साहित्य तक सीमित नहीं था। सिविल सेवा के द्वारा समाज और राष्ट्र के लिए भी उनका दूसरा सृजन लगातार चल रहा था। उनकी चेतना में सिर्फ शब्दों के रंग नहीं थे, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने का एक संयम भी था। श्री लाल शुक्ल ने उस दौर में व्यवस्था रूपी शरीर में व्याधियों के कारण को उपन्यास, कहानियों तथा पात्र के माध्यम से उजागर करने का काम किया था। अगर हम भौगोलिक रूप में नहीं, बल्कि एक लक्षण, एक सिम्टम के रूप में कहानी के पूरे स्ट्रक्चर को देखने और समझने का प्रयास करेंगे, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में नहीं, बल्कि दुनिया के हर एक मुल्क में शिवपालगंज के सिम्टम अभी भी मौजूद हैं। एक लेखक के रूप में मैं मानता हूँ श्री लाल शुक्ल जी ने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उसे और बेहतर समझने के लिए भूगोल के अलावा मैं अर्थशास्त्र के नज़रिए को भी हटाने की बात जोर देकर कह रहा हूँ, क्योंकि श्री लाल शुक्ल जी ने 1964 की आखिरी तिमाही में जब राग दरबारी उपन्यास लिखना प्रारंभ किया था, तो उस समय देश की आबादी 50 करोड़ थी। हजारों वर्ष पूर्व जब हमारे ऋषियों ने कहा था कि सत्य का मार्ग बहुत सुगम होता है, सुगा ऋतस्य पंथा, तब उन्होंने ये सोचकर नहीं कहा होगा कि 6000 साल बाद भी लोग उसे पढ़ेंगे।
उसमें निहित अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। और इसलिए श्री लाल शुक्ल ने 17 मई 2007 को राग दरबारी के नए संस्करण की जब प्रस्तावना लिखनी शुरू की, तब उन्होंने कहा कि आज से 40 वर्ष पहले का यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। ये उनके शब्द हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति के विजन, किसी पुरानी किताब में छिपे खजाने की वर्तमान में प्रासंगिकता ढूंढने जाते हैं, तब हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कई बार शब्दों में निहित विराट को शब्दों के परे जाकर समझना चाहिए। शब्दों की अपनी सीमा होती है और मैं मानता हूं कि भाषा सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र, संस्कृति और बोली की वजह से ही अलग अलग नहीं होती, बल्कि भाषा इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपकी जीवन यात्रा कैसी है, क्या है और इस जीवन यात्रा का उद्देश्य क्या है। श्री लाल शुक्ल जी जब राग दरबारी की रचना कर रहे थे तो मैंने आपको बताया फॉरेन एक्सचेंज माने विदेशी धन, विदेशी पूंजी हमारे पास 100 करोड़ था। आज भारत का फॉरेन एक्सचेंज 54,79,000 करोड़ रुपया हो गया है। उस समय अनाज के लिए हम विदेशों पर निर्भर थे। अपनी आबादी की 2 वक्त को रोटी जुटाने के लिए देश संघर्ष कर रहा था, लेकिन आज 3,00,000 लाख टन से ज़्यादा अनाज उत्पादित करके भारत दुनिया के अनेक देशों को अनाज देने और भोजन देने का काम कर रहा। मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए और आने वाले 2 वर्षों में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। देश का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होगा और सदियों पुरानी हमारी नॉलेज इकोनॉमी पुनर्जीवित होगी, रिवाइव होगी। आज विकसित देशों के प्रतिनिधि भारत आते हैं तो सपेरे और मदारी का खेल देखने नहीं आते, बल्कि हमारे स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन की प्रगति देखने आते हैं। भारत को आज इनोवेशन सेक्टर के एक महाशक्ति के रूप में दुनिया देख रही है और विभिन्न वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार हमारा देश भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन आने वाले दिनों में करने वाला है। मित्रों, तुलना से आगे बढ़कर मैं कहना चाहता हूँ कि लेखनी और किताबें हमारी शक्तिशाली आंतरिक आँखों की तरह होती हैं जो ज्ञान और बुद्धि की दुनिया की झलक प्रदान करती हैं। और इसलिए हमारे यहाँ ऋग्वेद में कहा गया, सुपर्ण विप्रा कवयो वाचवीरक संतम बहुधा कल्पयन। क्रांतिदर्शी विद्वान एक ही तत्व का अनेक तरह से वर्णन करते हैं, लेकिन अपनी वर्णमाला के माध्यम से हमें सोचने और अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। मैं समझता हूँ कि उनका लेखन हमारे अंतर्दृष्टि का सबसे ताकतवर स्रोत होता है और मैं मानता हूँ कि उपन्यास और कहानियों के माध्यम से श्री लाल शुक्ल जी की रचनाओं ने भारतीय इतिहास के उस कालखंड में समाज को जागृत करने का काम किया था। साथ ही राष्ट्र की विकास यात्रा में वो हमें सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लगातार चेतावनी देते रहे हैं। मेरा मानना है उनके शब्द किसी भी अन्य प्रेजेंटेशन की तुलना में अधिक प्रभावशाली और अधिक शक्तिशाली हैं। उनका ज्ञान, उनके विचार, उनकी कल्पना, उनका व्यंग न केवल हमारा मनोरंजन करता है, बल्कि हमें आत्मनिर्भर गांवों और विकसित भारत के निर्माण के लिए मार्गदर्शन भी देता है। मुझे उम्मीद है आने वाले कई दशकों तक उनके शब्दों की अनगूंज भारत के आकाश में प्रतिध्वनित होती रहेगी। मित्रों, बहुत से दार्शनिकों ने कहा है कि जीवन में तरह तरह के लक्ष्य होते हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हम स्वयं को जानें और स्वयं को अभिव्यक्त कर सकें। अभिव्यक्ति का माध्यम अलग अलग हो सकता है, लेकिन जीवन का हर क्षण अगर सृजन में लगा है, प्रतिदिन हमारे माध्यम से कुछ नया निर्मित हो रहा है, तभी हम
चेतना के शिखर पर पहुंच सकते हैं। मैंने काफ़ी वक्त लिया। श्रद्धेय श्री लाल शुक्ल जी को, उनकी स्मृति को मैं पुनः एक बार नमन करता हूं और इफ़को परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस अभूतपूर्व आयोजन के लिए। एक बार पुनः अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात मैं यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।